स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं से शुरुआत करूँगी कि आपने बहुत ही कम उम्र से जो है वो कविता के प्रति अपनी पहचान बनानी शुरू करी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अमूमन सभी लोग जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में, तभी से उनका रुझान कविता की तरफ या किसी भी कला की तरफ होता है। वो एक उम्र होती है जब आप कुछ नया करना चाहते हैं। तो ऐसा ही मैं भी जब 8वीं क्लास में थी तब मेरा रुझान कविता की ओर बढ़ा और मैंने अपने कोर्स की जितनी कविताएं थी वो भी याद की। और दूसरी बात, मेरी कविता की तरफ रुझान बढ़ाने वालों में सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स थे, क्योंकि मैं स्कूल में बहुत सारे की प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी। तो एक बार हमारी एक मैडम थी, अष्ठाना मैडम, उन्होंने कहा कि इंटर स्कूल कंपटीशन में जाना है कविता की, तो उसमें आप चली जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कविता तो लिखती नहीं हूँ, फिर मैं कैसे चली जाऊँ। बोले कोई बात नहीं, अभी 2 घंटे में लिखूँगा, सुना दो। और बच्चों की एक बैंक चलती थी जब, संचय का नाम से, तो संचय का पर ही कविता लिखनी थी। मैंने कहा मैं कैसे लिखूँ, वहाँ तो बहुत मतलब जो लोग हमेशा लिखते रहते हैं बच्चे वो आएंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम्हें जैसी आती हो वैसे लिखना और चली जाना है स्कूल की तरफ से। तो मैंने 2 घंटे बैठ के कविता लिखी, वहाँ चली गई। बड़ी नर्वस थी कि मुझे कविता लिखनी नहीं आती और मुझे भेज दिया, नंबर नहीं आएगा मेरा तो मेरे स्कूल का नाम खराब होगा। लेकिन इत्तेफाक से मेरा वहाँ पहला नंबर आ गया। ऐसे ही फिर बाद में अन्य प्रतियोगिताओं में जाने लगी दूसरे स्कूल में और मेरा नंबर आता गया, तो मेरा और ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिला। फिर मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ, मध्य प्रदेश की, तो वहाँ बहुत सारी साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी। तो मेरे घर के पास में एक मानस भवन था जहाँ पर हर महीने हिंदी साहित्य सम्मेलन की काव्य गोष्ठियाँ होती थी। तो मैं वहाँ सुनने जाने लगी। वहाँ कई सारे ग्वालियर के बहुत प्रसिद्ध कवि आते थे और हर महीने अपनी एक नई कविता वहाँ सुनाते थे और फिर उसके ऊपर चर्चा होती थी। बाद में कविता सुनाने के बाद उस पर चर्चा होती थी कि किसकी कविता में क्या कमी रह गई, इसमें क्या और अच्छा हो सकता है। ये बहुत बड़ी सहायता इससे मुझे मिली और प्रोत्साहन भी मिला कि कविता आप मंच पर सुना दें, उसके बाद उसके ऊपर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। और अगर ऐसी गोष्ठियों में बहुत सीखने को मिलता है, तो मुझे उन गोष्ठियों से बहुत सीखने को मिला। और जब मैं वहाँ केवल सुनने के लिए जाने लगी तो उन्होंने फिर पूछा कि आप हमेशा आती हो सुनने के लिए, कुछ ना कुछ तो लिखती होगी। मैंने कहा हाँ लिखती तो हूँ, लेकिन सुनाने जैसा नहीं है। बोले नहीं जैसा भी लिखती हो वैसे सुनाओ। फिर मैंने सुनाया तो उन्होंने बोला अगले महीने भी आना, नई कविता लिख के लाना। तो ऐसे मैं हर महीने एक नई कविता लिख के जाने लगी। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, उन लोगों को, उन कवियों को, कि जो ऐसे नए कवियों को प्रोत्साहित करते हैं और उनकी टूटी फूटी कविताएं सुन के भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि नहीं आप और अच्छा लिख सकते हो, तो और अच्छा लिख के लाओ। फिर उसके बाद मुझे और अच्छे लोग मिलते गए। कवि सम्मेलन में जब मैं आई तो मुझे सुरेंद्र दुबे जी ने बहुत प्रोत्साहित किया। जिन कविताओं को लोग मंच पर नहीं सुनाते थे, जिस तरह की कविताएं मैं सुनाती हूँ, केवल एक बहुत सरल सी कविताएं सुना दी जाती थी। और खासकर कवित्रियों में जितनी भी हिंदी की कवित्रियाँ और मेरी उम्र की थी, वो बहुत सरल सी और ऐसी कविताएं सुनाती थी जिनमें कुछ भी नयापन नहीं है। और मैं ऐसी कविताएं लेके आई जिसमें कुछ नयापन हो। तो दुबे जी ने कहा कि आप जैसी कविताएं लिखती हो और वो ही बहुत अच्छी हैं, भले ऑडियंस कैसी भी हो, यही कविताएं सुनाया करो तो तुम्हारी पहचान बनेगी। और मैंने यही बात फॉलो की और अब इतने साल बाद मेरी एक पहचान जो भी बनी हुई। आपने जो पहचान की बात करी और कवित्रियों की बात करी, आपने बहुत सही बात कही कि मैंने भी जितने कवि सम्मेलनों को सुना और मैंने देखा कि जिस तरह की कविताएं खास करके जो कवित्रियां सुना रही थी उसमें आपने एक अलग तरीके की अपनी पहचान बनाई। साथ ही अभी आपने एक किताब लिखी बातों बातों में, उसमें आपने एक ऐसे विषय को चुना, शायद इतने सारे जो कविताओं से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस विषय पे भी कुछ लिखा जा सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आपकी जो किताब है बातों बातों में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली उस किताब को लिखने की। जब हमने कवि सम्मेलन समाचार निकालना शुरू किया, जिसके संपादक सुरेंद्र दुबे जी हैं और उप संपादक में हूँ, तब उसमें एक कॉलम शुरू करने का निश्चय किया कि इसमें वरिष्ठ कवियों के और जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका इंटरव्यू हम चाहते हैं और उसका इंटरव्यू लेने का दायित्व मुझे सौंपा गया। तो मैंने एक करके जितने भी वरिष्ठ और बड़े कवि थे, लोकप्रिय कवि हैं, उनके मैंने इंटरव्यू किए और उनसे ऐसे प्रश्न, क्योंकि कवियों की कविताएं तो लोगों तक पहुंच जाती हैं लेकिन कवियों के विचार लोगों तक नहीं पहुंचते। वो कवि सम्मेलन के बारे में क्या सोचते हैं, कवि सम्मेलनों, जब उन्होंने कवि सम्मेलन में जाना शुरू किया तब के कवि सम्मेलन कैसे थे और आज की परिस्थितियों में कवि सम्मेलन कैसे हो गए हैं, या कवि सम्मेलनों का परिष्कार कैसे हो और हम इसे कैसे और अच्छा और सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं।
तो इस तरह के मैंने प्रश्न उनसे पूछे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए और कई बहुत इतनी अच्छी चीज़ें उसमें से निकल कर आई कि ये किताब बहुत अच्छी बन गई और जो नए कवि आएंगे उन्हें भी प्रेरणा देगी कि हमारे बड़े कवि कवि सम्मेलन के बारे में ऐसा सोचते हैं। आपने इतने कवियों से बात की, कवि सम्मेलनों में कवि होते हैं, आयोजक होते हैं, संचालक होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनकी अपनी अपनी एक भूमिका होती है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में इनकी जो भूमिकाएं हैं, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो कहीं ना कहीं हिल गई हैं और मतलब जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं व्यवस्था आज भी नजर आती है, लेकिन वो अंदर से अव्यवस्थित है। तो आप एक कवित्री के रूप में उस व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए। दरअसल हुआ क्या है कि हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति और हमारा परिवेश अभी इन दिनों में इतना जल्दी बदला है कि हमारी सभी कुछ बदल गया है इन दिनों में। पिछले 10 वर्षों में इतना अधिक बदलाव आया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा गतिशील हो गया, जीवन बहुत ज़्यादा गतिशील हो गया है। हर किसी को समय नहीं है हर चीज़ के लिए, अपने काम के पीछे इतने ज़्यादा भाग रहे हैं लोग और वो शर्त है जीवन की, वो नहीं करेंगे तो वो स्टैंड नहीं कर सकते। तो ऐसे में कविता के लिए समय बहुत कम बचा है लोगों के पास। तो और जो लोग कविता के प्रति समर्पित रहे हैं इतने वर्षों से, वो आज भी समर्पित हैं। जैसे एक गीत चांदनी और महामूड सम्मेलन कराते हैं विश्वंभर मोदी जी जयपुर में, वो पिछले 40 वर्षों से कराते हैं। एक हास्य का समारोह करते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा काव्य समारोह माना जाता है अभी तक, जिसमें लाखों लोग आते हैं। एक स्टेडियम में कार्यक्रम होता है, होली के पहले शनिवार को ये कार्यक्रम आयोजित होता है और उसमें सभी लोग एक साथ मिलकर समूह में हंसते हैं कविताओं को सुन के। तो एक सामूहिकता का विकास वो एक कवि सम्मेलन के माध्यम से कर रहे हैं। और दूसरा कार्यक्रम वो करते हैं गीत चांदनी का कार्यक्रम, जो विशुद्ध गीतों का कार्यक्रम होता है। वो भी पिछले 40 वर्षों से इतने समर्पित भाव से करते हैं कि उस कार्यक्रम में किसी कवि का और किसी श्रोता का, दोनों का वहाँ पर उपस्थित रहना वो अपना स्वयं का सौभाग्य मानते हैं कि हमें इस कार्यक्रम में बुलाया गया, आमंत्रित किया। तो ऐसे लोग भी हैं जो इतने समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमेशा आती रही, पहले भी अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ भी थी, और आज भी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। लेकिन हम आशावादी लोग हैं, भारतीय लोग, तो हम अच्छाइयों को हमेशा याद रखते हैं, बुराइयों को कालांतर में भूल जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे पहले के लोग सारे अच्छे अच्छे ही थे और आज जो हो रहा है वो सारा बुरा बुरा ही हो रहा है। ऐसा नहीं, आज भी बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सारे अच्छे कवि हैं, बहुत सारे अच्छे संचालक हैं, बहुत सारे अच्छे संयोजक हैं, बहुत सारे अच्छे आयोजक हैं, और मुझे तो जितने भी लोग मिले सारे बहुत अच्छे मिले। आपने इतने बड़े बड़े मंचों से कविताएं कही हैं और जितने भी बड़े चैनल हैं उन पे आपकी जो कविताएं हैं वो प्रसारित होती रही है। तो फिल्मों की तरफ आपने कभी सोचा कि मैं फिल्मों की तरफ बढ़ूँ या उनके लिए गीत लिखूँ? किस तरह से आपने उस चीज़ को देखा? कोई भी गीतकार जब गीत लिखता है तो उसे वास्तव में, क्योंकि प्रचार का माध्यम फिल्म है, जन जन तक पहुंचने के लिए फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है। और हिंदी के प्रचार का तो बहुत बड़ा माध्यम है। विदेशों में अगर हिंदी को जाना जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रचार अगर किसी ने किया है तो फिल्म ने किया है। तो मुझे भी लगता था पहले कि मैं भी फिल्मों में लिखूं, आज भी लगता है। लेकिन चूँकि फिल्मी दुनिया बहुत अलग दुनिया है, उसमें सामान्य व्यक्ति फिट नहीं हो सकता। जो उस दुनिया से परिचित है, जो उस दुनिया को जानता है, वही उसमें प्रवेश कर सकता है, ऐसा मुझे अभी तक लगा। मैं दिल्ली रहती हूँ और माया नगरी बम्बई है, वहाँ लिखने के लिए आपको बम्बई रहना ही पड़ेगा। तो अभी तक तो ऐसा कोई संयोग बना नहीं कि मैं बम्बई जाके रहूं। पहले 1-2 बार किसी ने कहा भी था जब बम्बई गई कवि सम्मेलन में कि आप यहाँ रुक जाइए और हम फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए गीत लिखिए। लेकिन फिल्मी वाले लोगों पर एकदम से विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो अभी तक ऐसा कोई संयोग नहीं बना। अगर मुझे कभी कोई ऐसी ऑफर मिलेगी तो मैं ज़रूर